वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनी। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी न्यू बुक जो कि गंगा बुक है हिंदी की, हमारी जो 2026-27 के सिलेबस के हिसाब से आई है, और उसका नाम है गंगा, और उसका फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा। ठीक है, तो आज हम वो चैप्टर कवर करेंगे। अच्छा, अब ये चैप्टर लिखा है प्रेमचंद जी ने। ठीक है, अब प्रेमचंद जी जो थे, ये एक लेखक थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम के थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले ही उनको, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तभी उनका जन्म हुआ, और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टोरीज जो ये लिखते थे, तो ये बहुत ही सरल उसकी भाषा होती है, सजीव और मुहावरेदार होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कथा लिखी है, दो बैलों की कथा, जिसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, कृषक मीन्स जो फार्मर्स होते हैं, और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। मतलब वो ये बता रहे हैं कि जो उनके पशु होते हैं, जो फार्मर्स के जो उनके पशु होते हैं, मतलब बैल होते हैं जो उनके पास, तो उनका कितना आपस में एक प्यारा रिश्ता होता है, जैसे फैमिली मेंबर्स का होता है, ऐसे ही उनके आपस में भी बीच में होता है। ठीक है, फार्मर्स और उनके जो भी पशु होते हैं, उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये पूरी स्टोरी हमें मिलेगी। अच्छा, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है झूरी, जो कि इन दोनों बैलों का मालिक है। ठीक है, और हीरा और मोती दो बैलों के नाम हैं। अब इसमें जो हीरा बैल था, वो बहुत शांत और सहनशील स्वभाव का है। ठीक है, वो खुश मिजाज है, वो हमेशा मेहनत करना पसंद करता है। ठीक है, और जो मोती है, मोती थोड़ा सा गुस्से वाला है, वो निडर है, वो साहसी है। ठीक है, और वो किसी भी अन्याय के विरुद्ध, वो बिल्कुल भी कोई अन्याय नहीं सहन करता, उसके विरुद्ध एकदम से रिएक्ट करता है। ठीक है, पर ये जो हीरा और मोती थे, आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो ये सहन नहीं करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और मिलकर रहते थे। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ कैरेक्टर है गया। गया कौन था? झूरी का साला। झूरी कौन है? मेन जो कैरेक्टर जिसकी ये दोनों बहन है, अब ये उसका गया उसका साला, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, फिर एक गया की छोटी बच्ची भी है स्टोरी में। ठीक है, और उसकी, गया की एक वाइफ है, जो जो एक मतलब स्टेप मदर है छोटी बच्ची की, सेकंड वाइफ है उसकी। ठीक है, तो उसने ये बताया कि वो जो स्टेप मदर थी, वो इसको छोटी बच्ची को बहुत मारती थी, गुस्से वाली थी, तो वो किसी से भी उतना प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही सेम वो इन बैलों से भी बिल्कुल भी वो प्यार नहीं करती थी। ठीक है, तो अब ये मेन कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी के हो गए। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगी और फिर मैं आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मीन्स कम बुद्धि वाला। ठीक है, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब उस किसी आदमी को हम अत्यंत ही बिल्कुल ही बेवकूफ़ कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ही आपके अंदर अकल नहीं है, तो उसको गधा बोलते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ़ है, पर वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सीधा है। वो एक बहुत ही सहज और बहुत ही सरल पशु है। मतलब वो किसी को कुछ नहीं कहता, आपने उसे जितना काम करवाना है वो चुपचाप करता है, जो खाने को दे दिया वो उसने खा लिया। ठीक है, अब वो कहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। ठीक है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया। ठीक है,
अभी पूरा चैप्टर समझते हैं। अब यहाँ पर ये चैप्टर गधे से शुरू हो रहा है, गधे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। तो वो कहते हैं गधा बुद्धिहीन समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है, पर क्या वास्तव में वो मूर्ख है? नहीं, ये उसके सीधेपन और उसके सहनशीलता के कारण उसे ये उपाधि दी गई है। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये तय करना भी मुश्किल है कि गधा वाकई मूर्ख है या उसकी सहनशीलता और शांत स्वभाव से वो मूर्ख कहलाने लगा है। ठीक है, क्योंकि वो आगे से पलट के नहीं बोलता, चतुरता नहीं दिखाता, तो लोग उसको मूर्ख कहने लगे। अब और भी उन्होंने जानवर बोले, जैसे गाय बोली, कुत्ता बोला। ठीक है, वो बोले कि अपनी सीमाओं के भीतर वे भी कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी वो भी डिफेंड करने लगते हैं अपने आप को, लेकिन गधा अपने स्वभाव में स्थायी रूप से सहनशील है। चाहे कितना भी उसे कष्ट दिया जाए, कितना भी उसे काम कराया जाए, कितना कैसा भी उसे खाना सड़ा दिया जाए, वह कभी भी असंतोष व्यक्त नहीं करता, कभी भी दुखी नहीं दिखता। उसका चेहरा हमेशा, मतलब वो उस चीज़ से कभी दुखी नहीं है, पर उसका चेहरा हमेशा एक ऐसे दुख को दर्शाता है। अगर आप ये लाइन देखें कि हमेशा कि कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई दे उसके चेहरे पर। अभी उसमें उन्होंने लिखा, पर वो ये कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप में से छाया रहता है। मतलब उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा दुख दर्शाया जाता है, जैसे कि मानो वह बता रहा हो कि वह जीवन के सुख दुख को समान रूप से स्वीकार कर लिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है सब कुछ। ठीक है, पर उसके चेहरे पर वो हमेशा वो एक उदासी बनी रहती है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि गधे का स्वभाव उसे ऋषि मुनि के गुणों का प्रतीक बताता है, जैसे कि धैर्य, त्याग। ठीक है, इसके बावजूद भी उसे मूर्ख कहते हैं। अब वो कहते हैं, इसी संदर्भ में वो लेखक भारतवासियों, इंडियंस की स्थिति को बताता है, जो अफ्रीका और अमेरिका में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि इंडियंस इतने सादगी भरे होते हैं, मेहनती होते हैं, संघर्ष विरोधी होते हैं। ठीक है, जितना मर्जी उनसे संघर्ष करा लो, जितना मर्जी उनसे हार्ड वर्क करा लो, और उनके स्वभाव को उनकी कमजोरी माना जाता है। ठीक है, वे शराब भी नहीं पीते, बचत करते हैं, कुछ समय, मतलब कुछ ऐसे बुरे समय के लिए पैसा भी जोड़ के रखते हैं, लड़ाई झगड़े से भी दूर रहते हैं, फिर भी उन्हें एक सभ्य समाज में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। मतलब वो कहते हैं कि अमेरिका वाले सोचते हैं कि हम लोग बहुत सभ्य हैं, तो इसलिए इंडियन सभ्य नहीं है, तो उनको वहाँ आने की उतनी फ्रीडम नहीं है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि सरलता और सहनशीलता का महत्व केवल तब तक समझा जाता है जब तक वे विरोध और संघर्ष को अनदेखा नहीं करते। ठीक है, उदाहरण के लिए वो जापान को भी बोल रहे हैं, उन्होंने अब जापान का भी इसमें वो लिया कि जापान की मिसाल सामने है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जापान को भी सभ्य और शक्तिशाली केवल इसलिए माना गया क्योंकि उसने विजय प्राप्त की और अपने विरोधियों को हराया। ठीक है, लेकिन हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं लेखक कि क्या वाकई सीधापन और सहनशीलता समाज के लिए सही नहीं है? गधा केवल एक प्रतीक है जो समाज की उस सोच को चुनौती देता है, जो शांतिपूर्ण और सरल स्वभाव को कमजोरी मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से ऊंचा है। ठीक है, अब यहाँ पर अब वो बताए कि गधे का एक छोटा भाई भी है जो कि है बैल। ठीक है, अब वो बोलते कि उसकी तुलना करते हुए वे दोनों के स्वभाव और गुणों पे कुछ व्यंग्य कर रहे हैं, कुछ मतलब उस ढंग से चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैल को गधे की तुलना में थोड़ा कम मूर्ख बताया गया है, मतलब बैल थोड़ा सा उससे इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, अब गधा पूरी तरह से सहनशील और न गुस्सा करने वाला होता है, वो कुछ नहीं कहता कभी, पर बैल कभी कभी अपना असंतोष प्रकट करता है। ठीक है, वे कभी कभी मार भी सकता है। अड़ियल स्वभाव भी देखा गया उसका, अड़ियल मीन्स जिद्दी स्वभाव भी देखा गया है उसका, है ना। और अन्य तरीकों से वो अपनी जो उसके एक्सप्रेशंस है, उसकी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब बछिया के ताऊ जैसे मुहावरे का उल्लेख ये बताते हैं कि बैल को समाज में जिद्दी या अड़ियल प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, जबकि गधे को पूरी तरह से भोलेपन का। अब लेखक के अनुसार बैल का स्वभाव से गधे की तुलना में कम सहनशील बता रहा है, इसलिए ठीक है, इसलिए गधे का स्थान अभी भी बैल से ऊंचा है। ठीक है,
अब आगे देखिए, झूरी, काशी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब झूरी कौन था? हीरा और मोती का मालिक, ठीक है। झूरी काशी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। अब पछाई जाति के जो बैल होते हैं ये बहुत सुंदर होते हैं देखने में, ठीक है। इनकी जो डीन डॉल होती है वो ऊंची होती है और ये काम में बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक अलग ही जाति से आते हैं, जैसे कि ब्रीड कह सकते हो आप, ठीक है। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आस-पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अब विचार विनिमय मीन्स आपस में लेन देन करना। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, और विचार विनिमय मीन्स अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को आपस में शेयर करना, राइट, वो करते थे। और मूक भाषा में मतलब उनकी भाषा में, उनकी जो भी भाषा थी एक्सप्रेशंस वाली, जो भी, वो एक दूसरे की भाषा को बैल आपस में समझते हैं उस भाषा में, ठीक है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते हुए धौल धप्पा होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे धौल धप्पा से मतलब है जो फ्रेंडशिप में, अगर आप आपस में फ्रेंड्स के फ्रेंडली वे में खेलना, ठीक है, थोड़ा सा आक्रामक वे में खेलना मीन्स हाथापाई करना, पर फ्रेंडली, ठीक है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, ठीक है। अब इनकी आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी, ठीक है। अब ये जो लेखक ने झूरी काशी के दो बैलों के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, हीरा और मोती थे। इनकी बहुत ज्यादा मित्रता थी, समझदारी को ये बहुत भावुक और सजीव रूप से प्रस्तुत करते थे, ठीक है। अब दोनों बैल देखने में सुंदर थे क्योंकि वो पछाई जाति के थे और काम में भी बहुत अच्छे थे। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, आपस में भाईचारा था और बहुत ही मित्रता से रहते थे। और जो झूरी इनका मालिक था वो भी इन्हें बहुत प्यार करता था, ठीक है। और क्योंकि साथ ही रहे हमेशा से तो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, ठीक है। और वो एक दूसरे को बिना बोले एक दूसरे के मन की बात भी समझ जाते थे अपनी मूक भाषा में। लेखक ने ये बताया कि उनके पास कोई एक गुप्त शक्ति थी, है ना, ऐसी कोई सीक्रेटिव शक्ति थी अंदर जो मनुष्यों में नहीं होती, ठीक है, जो दो बैलों को एक दूसरे से जोड़ती है। अब हीरा और मोती अपनी भावनाओं को एक दूसरे कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, कभी कभी वे सींग में लाकर खेलते थे, लेकिन यह किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती और अपनेपन का प्रतीक था, ठीक है। लेखक ने इसे दोस्तों के बीच होने वाली धौल धप्पे से जोड़ा भी। धौल धप्पा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, जो घनिष्ठ मित्रता का एक साधारण रूप है। यह बताता है कि गहरे संबंधों में ऐसी हल्की छेड़छाड़, खेलना कूदना विश्वास और अपनापन बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे खेलना कूदना विश्वास बढ़ाता है, अपनापन बढ़ाता है। अब वो कहते हैं कि जब हल या गाड़ी के में जोतने के समय दोनों बैल, मतलब जब उनके ऊपर सामान जोता जाता था हल या गाड़ी पे उन्हें बांध के, तो उन दोनों की ये कोशिश रहती थी कि मेरे ऊपर ज्यादा वजन आए, मेरे फ्रेंड के ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर वजन ना आए, उसके ऊपर वो हल्का ही रहे, ठीक है। मतलब उनको आपस में इतना प्यार था कि वो अपने फ्रेंड की कंफर्टेबलनेस के लिए उसको उसके ऊपर भार ना आए, तो वो जो एक हर दोनों की ये कोशिश रहती थी कि हमारे ऊपर ज्यादा भार आए, ठीक है। और वो अपनी मतलब उनको लगता था मेरी गर्दन पे ज्यादा बोझ आए, मेरे फ्रेंड की नहीं। दोनों ही ऐसा सोचते थे। ये उनकी जिम्मेदारी और त्याग की भावना को भी दिखाता है, ठीक है। अब जब दिन भर वे काम करते थे और जब उन्हें आराम मिलता था तो जब वो उन्हें खोल दिया जाता था तो बाद में तो वो चाट चूट कर अपनी थकान मिटाते थे, क्योंकि बहुत थक जाते हैं, उनके ऊपर तो बहुत वेट होता है, उनको चलना भी पड़ता है। और जैसे ही उनका जैसे नांद में वो नांद क्या होता है? जहाँ पे चारा डला हो और वो जाकर खाते हैं एनिमल्स, ठीक है।
वो एक ही साथ खाना खाते, साथ उठते, साथ बैठते, और इतनी उनके आपस में फ्रेंडशिप थी कि अगर एक का पेट भर गया और उसने अपना मुंह अगर नान से निकाल लिया तो दूसरा भी उसी टाइम निकाल लेता था, फिर वो आगे नहीं खाता था, भले उसका पेट भरा हो या ना भरा हो। ठीक है। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम ले लेते, और भी काम ले लेते। उनको लगा हमें तो तुम्हारी चौकसी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जूरी ने गोई को, अब यहाँ पे गोई को क्या होती है, ये दोनों की जोड़ी। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी मतलब दोनों हीरा और मोती की जोड़ी, अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल जहाँ पे उसका वो साला रहता था गया, और उसकी वाइफ और उसकी छोटी बच्ची, ठीक है, वहां भेज दिया। अब हुआ क्या, अब जब वो लेकर जा रहा था उनको, अब बैलों को ऐसा लगा कि हमें शायद बेच दिया है। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम यहाँ से क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया। अब उन्हें अपना ये जो बेचा जाना, उन्हें ये लग रहा था कि उनको ये लगा कि जो ये इतना अच्छा कार्य करते थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें क्यों भेज रहे हैं यहाँ से, क्यों बेच क्यों दिया, मतलब ऐसा हमारा क्या कसूर था, उन्हें ऐसा लगा। अब जब वो गया, उनका जो साला था झूरी का, वो उसको लेकर जा रहा था अपने घर, तो बैल अपनी नाराजगी और असहयोग बिल्कुल दिखा रहे थे। वो कभी दाएं भागते, कभी बाएं भागते, और कभी पीछे हटते, कभी सींग नीचे करके हुंकारते। वो उन्हें जब उनकी वो पगहिया खींचता या उनको मारता तो वो अपने सींग नीचे करके हुंकारने लगते। ठीक है। अगर ईश्वर ने उन्हें भी आवाज दी होती तो वो पूछते झूरी से कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, तुम्हें क्यों निकाल रहे हो? हमने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करी, कभी हमने तुमसे, जो तुमने हमें खाने को दिया, जैसे जिस हाल में रखा, हमने कभी भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, हमने कभी तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो तुम हमें क्यों यहाँ से भेज रहे हो? ठीक है। वे अपने मालिक से पूछना चाहते थे कि इतनी मेहनत से अगर काम नहीं चल रहा था तो हमसे और मेहनत करवा लेते। ठीक है, और हमें तुम्हारी सेवा में मर जाना भी स्वीकार होता, वो कहने लगे। लेकिन उन्हें जालिम के हाथों, जालिम यहाँ पे कौन है, गया के हाथों क्यों सौंप रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर ये भावना दर्शाती कि बैलों के मन में अपने मालिक के प्रति कितना गहरा प्रेम और वफादारी थी कि वो उनके लिए मेहनत भी करने को तैयार थे, कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है, पर उनके पास से जाना उनको मंजूर नहीं था। बाकी देखिए, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी अपने उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों में देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने उस समय दोनों शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। ठीक है। अब ये दिन भर के भूखे थे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे गए थे, पर जब उन्होंने नांद में उनको उनका मुंह किया गया और तो ये खाना दिया गया तो उन्होंने उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि उनका मन बहुत भारी था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे कि एकदम से उनके मालिक ने उन्हें क्यों वहां से भेज दिया, क्योंकि वो उनका घर था। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, अगर हमें एकदम से हमारे पेरेंट्स बोले जाओ यहाँ चले जाओ, और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो मेंटली, तो बुरा लगता है, राइट? ऐसे ही उनके साथ भी हो रहा था। अब उनको, क्योंकि वो फिजिकली वो उस टाइम थके हुए थे, वहां तक चल के गए थे और उनका दिल भी भारी था, तो उन्होंने, और वो उन्हें बहुत धक्का भी लगा था कि क्यों हमारा घर हमसे छूट गया। तो नया घर, नया गांव, नए लोग उन्हें एकदम से अजनबी से लग रहे थे। ठीक है।
अब वे एक दूसरे को तिरछी नज़र से उन्होंने देखा और फिर उन्होंने लेट जाना ही उन्होंने वो समझा कि हम लेट जाते हैं, अभी और कुछ करने का मन नहीं है, ठीक है। और उन्होंने उस इस तरीके से अपना दुख भी व्यक्त किया, ठीक है। पर उन्होंने उस दुख में भी हार नहीं मानी। जब गांव में सब सो गए, जब एकदम शांति हो गई, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मिलकर पगी को तोड़ने का फैसला किया। पगी मीन्स जहाँ पर वो बंधे होते हैं, उनके जो गले की रस्सी है जिसमें वो बंधी होती है वो पगी होती है, ठीक है। तो उन्होंने फैसला किया कि ये पगी को तोड़कर हम यहाँ से भाग चलेंगे, अपने घर वापस जाएंगे। उनके भीतर अपने घर में लौटने की एकदम तीव्र लालसा थी, जिसमें उनके अंदर दुगनी शक्ति आ गई उस पगे को तोड़। उस पगे से अपने आप को छुड़ाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब वो कहने लगे वो पगे बहुत मजबूत थे, पर क्योंकि उनमें एक दुगनी से शक्ति आ गई थी, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम पे कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ से चले जाना है, ठीक है। अब आगे देखिए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो आया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक समझते हैं पहले। तो हुआ क्या, जब वो अपने को पगी से छुड़ा कर ले आए, तो जब झूरी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि हीरा और मोती उनके सामने खड़े हैं, उनके घर में खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैलों की वफादारी और ये सब प्रेम दिखा रहा है, ठीक है। गांव के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने मालिक के प्रति उनका प्रेम दिखा रहा है। तो वो और जैसे ही वो देखते तो फटाफट उन्हें अपने गले लगा लेते हैं और बहुत ही मनोहर सा एक दृश्य होता है। और वो जब वहां से भाग के आए हैं तो उनके गले में अधूरी सी वो रस्सी लटकी हुई है, पैर कीचड़ से भरे हुए हैं, उनकी आंखों में विद्रोह भी है, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि क्यों आपने हमें यहाँ से भेज दिया, ठीक है। वो सब उनकी आंखों से झलक रहा है। और वह ये भी दिखा रहा था ये दृश्य कि उनके संघर्ष और अपने मालिक के प्रति उनका अटूट लगाव भी दिखाता है, ठीक है। तो जब उन्होंने उसे गले लगाया तो जो आसपास के गांव के बच्चे थे वे भी बहुत खुश हुए, उन्होंने तालियां बजाई ये दृश्य देखकर। गांव के बच्चों को ये बहुत प्रेरणादायक लगा कि ये अकेले ही कैसे वापस आ गए, है ना। तो उसमें उनको सम्मानित करने के लिए सबने क्या किया, कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, उन बैलों का सत्कार किया, ठीक है। उनकी जो इच्छा थी, उनका जो विश्वास था कि हाँ हम यहाँ से दौड़कर अपने घर पहुंच जाएंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उनकी प्रशंसा करने के लिए, ठीक है। अब वो कहने लगे, जब ये सब हो रहा था, जब बच्चे तालियां बजा रहे थे और अपना उत्साह दिखा रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, ठीक है। अब उसमें से एक बच्चा उठ के बोलता है, पहला बच्चा बोलता है, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, ठीक है। दूसरे ने कहा, हाँ इतनी दूर से दोनों अकेले आ गए, ठीक है। तीसरा बोला, बैल नहीं है, इस जन्म के आदमी हैं। मतलब वो उस जन्म के आदमी है, मतलब पिछले जन्म में वो आदमी होंगे, ठीक है, इस जन्म में बैल बने हैं। अब आगे देखते हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप का न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलते तो क्या भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खलिया चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी
ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। ठीक है, अब यहाँ तक पहले देखते हैं। अब जब जूरी की वाइफ ने ये सब देखा तो उसको बुरा लगा, उसको अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगी। मतलब वो चिढ़ गई देखकर कि ये वापस क्यों आ गए। तो उन्होंने उसे नमक हराम बोला। नमक हराम का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। ठीक है, नमक मीन्स जो जैसे बैल थे तो एक तरीके से जो झूरी उन्हें सब कुछ खिलाता था तो वो उनका नमक खा रहे थे दोनों बैल। ठीक है, पर अब वो उन्हें नमक हराम कहने लगी। उनकी नज़र में बैलों का भाग जाना, वहां से जो भाग आए थे, वो एक काम चोरी का संकेत था। वे कहने लगे कि ये काम चोर है, इनको वहाँ पे मेहनत करनी पड़नी थी, इसलिए ये यहाँ पर भाग आए। ठीक है, अब जूरी अपनी पत्नी के इस आरोप को सहन नहीं कर पाता और बैलों का बचाव करते हुए कहता है कि नहीं, वहाँ पे सही उन्हें अच्छा खाना पीना नहीं मिला होगा, इसलिए वे यहाँ भाग आए। अब उनकी पत्नी इसमें आगे बोली, क्योंकि वो उनके भाई के घर ही गए थे तो उनको लगा कि वो खिलाते भी हैं तो कड़ी मेहनत भी करवाते हैं। मतलब उनके मायके वालों की वो तरफदारी करे कि मेरे मायके वाले अगर इनको खिलाएंगे तो इनसे कड़ी मेहनत भी करवाएंगे, पर ये लोग तो हैं कामचोर, है ना, इनको ये तो कामचोर है। इसलिए वह एकदम से उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अब इनको सिर्फ सूखा भूसा मिला करेगा यहाँ पर और कुछ नहीं मिला करेगा खाने को। ठीक है, अब इन्हें कुछ अच्छा खाना नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब जब बैलों को सूखा भूसा खाने को मिलता है और वो नाद में मुंह डालते हैं तो उन्हें कोई स्वाद नहीं आता, ना कोई उसमें चिकनाहट थी ना कोई टेस्ट। अब वह आशा भरी नजरों से जूरी की ओर देख रहे हैं, दरवाजे की ओर देख रहे हैं कि शायद जूरी निकल के आएगा और इसमें कुछ टेस्ट के लिए डालेगा। जूरी भी बैलों की ये हालत देख रहा है, उसे बहुत उन पर तरस आ रहा है। उसने मजदूर से कहा कि थोड़ी खली डाल दे, लेकिन मजदूर ने कहा नहीं। वो मजदूर मालकिन से अपने डरता था, मतलब उसकी वाइफ से, जूरी की वाइफ से वो डरता था, उसकी वो मालकिन थी मजदूर की। तो वो कहने लगा नहीं, मैं ही डालूंगा, मालकिन मुझे बहुत डांटेंगी। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? दूसरे दिन वो फिर से आया, वापस आया उसका साला और उन्हें फिर से ले गया। अब इस बार वो उन्हें गाड़ी में ले गया डाल के। ठीक है, अब क्योंकि वो पहले दिन की तरह वहां पर जाना नहीं चाहते थे, तो और जो उसमें से मोती था वो थोड़ा गुस्से वाला था, तो उसने 3-4 बार ऐसा किया कि उसने कोशिश करी कि ये जो गाड़ी है खाई में गिर जाए और हमें इसके घर ना जाना पड़े। पर हीरा क्योंकि बहुत सहनशील था तो उसने हर बार सिचुएशन को संभाल लिया। ठीक है, उसने ऐसा नहीं होने दिया। अब शाम को जब ये बैल अपने वापस से उसी घर में पहुंचे तो जो उसका मतलब जो गया था, उसने अब उसे इस बार मोटी रस्सियों से बांधा, क्योंकि पहले उन्होंने पगी तोड़ दी थी। इस बार मोटी रस्सियों से बांधा और मारकर उन्हें सजा भी दी। ठीक है, अब वह कहने लगे कि यहाँ पर उनके स्वाभिमान और उनके जो आदर को बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि जूरी ने कभी उन्हें छुआ तक नहीं था, है ना, और यहाँ पर उन्हें मार भी पड़ रही थी, तो उनका बहुत अपमान हो रहा था। और उन्हें अब बार बार जूरी का प्रेम और सम्मान याद आता था कि वो उनको कितने अच्छे से रखता था, और यहाँ पर इनके साथ बहुत कठोर व्यवहार हो रहा था। ठीक है, और फिर इन्हें खाने को क्या मिला? सूखा भूसा। जबकि जो उसके बाकी बैल थे उन्हें उसने अच्छे से खाना दिया, पर इन्हें क्या दिया? सूखा भूसा खाने, क्योंकि इनको पनिशमेंट देना चाहता था। ठीक है, और जब जूरी के पास रहते थे तो जूरी उनको खली भी देता था, चूनी जैसे पोषण युक्त आहार भी देता था। ठीक है, पर यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। नान की तरफ देखने पर उनकी अनिच्छा, मतलब उनकी इच्छा ही नहीं हो रही थी नान की तरफ देखने की।
ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे इस बात से। आगे देखते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। यह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम आए तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहाँ कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ठीक है, आगे से उसने बोला, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस समय मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। ठीक है, मसलहत है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, दूसरे दिन जब वो उनको खुद अपने उधर उसके ऊपर उन्होंने सामान जोता, इसने गया ने इन दोनों बैलों के ऊपर सामान जोता, तो इन्होंने क्या किया, जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे। क्योंकि होता क्या, सामान जोतो और फिर आपको अपने काम पे जाना होता है। ठीक है, पर ये वहां से हिल ही नहीं रहे थे। जैसे उन्होंने अपने भीतर जो उनका अपमान हुआ था, जो क्रोध था, वो दिखा रहे हो। ठीक है, वो अपने उस एक्सप्रेशन से दिखा रहे थे। अब गया ने उन्हें मारकर काम पर लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बैलों ने हिलने से इनकार कर दिया। वो उनको बहुत मारता रहा, पर बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे कब बात हुई, जब हीरा की नाक पर उसने डंडे से मारा, गया ने बहुत जोर से डंडे से उस पर मारा। उस टाइम पे मोती को बहुत गुस्सा आया और उसे ये अत्याचार सहन नहीं हुआ कि अब तो ये हमें बहुत ज्यादा गलत तरीके से मारने लगा है। ठीक है, और वह हल लेकर भाग खड़ा हुआ। इस विद्रोह में हल, रस्सियां, जुआ जो सब जो टूट गए। मोटी रस्सी पर, क्योंकि वो मोटी रस्सियों से बंधे हुए तो उस कारण में पकड़े गए। ठीक है, पकड़े जाने के बाद हीरा और मोती के बीच जो बातचीत होती है, वह यहाँ पर वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हीरा शांत और समझदार स्वभाव का है। मोती कहते कि भागना, तो वह मोती से कहता है, देख भागना व्यर्थ है, अब हमने बैलों का जन्म लिया है तो हमें मार तो खानी ही पड़ेगी। ठीक है, पर मोती अपना विद्रोह दिखाता रहा, लगातार वह लड़ने और अपना गुस्सा दिखाने को तैयार था। लेकिन हीरा उसे समझाता रहा कि हमारी जाति का, हमारे समुदाय का ये धर्म नहीं है। ठीक है, कि लोगों को मारना, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। उसने उसको समझाया। तो जब उसने उसको समझाया तो थोड़ा मोती समझ गया इस बात पे। और जब उसने देखा कि गया और उसके जो 2 साथी लाठियां लेकर आ रहे थे, तो मोती का क्रोध और भी बढ़ गया है देखकर। पर हुआ क्या कि उस समय जब उन्होंने उसे दोबारा से पकड़ा उन दोनों को, तो उसने उस टाइम उस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर वो अटैक करता तो मोती तो फिर सारी कसर निकाल लेता। ठीक है, तो क्योंकि उसने अटैक नहीं किया तो वो स्थिति टल गई। ठीक है, बुरी स्थिति टल गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस समय छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्महत्या हो गई थी। ठीक है, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम से विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर वो छोटी बच्ची, गया की एक जो छोटी बच्ची थी, उसके बाद अब उसकी एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों बैलों को सूखा भूसा दिया जाता था, तो ये बात वो भी समझ रही थी। बच्ची देखती थी तो उसको भी तरस आता था, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी और उसके
पापा ने गया ने दूसरी शादी कर ली थी, तो जो उसकी दूसरी मम्मी थी वो भी उस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही बिहेव करती थी, ठीक है। उसे ठीक से खाना पीना नहीं मिलता था। तो जब बेलो ने देखा कि घर के लोग आराम से भोजन कर रहे थे, तभी ये लड़की निकल के आती है और दोनों को एक एक रोटी चुपचाप उनके मुंह में डाल देती है, बिना अपनी माँ को कोई भनक भी लगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये एक एक रोटी से इतनी बड़े शरीर का, बेलो के इतने बड़े बड़े शरीर होते हैं, उससे उनकी भूख शांत नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम और स्नेह उस रोटियों में छुपा हुआ था, ठीक है, उससे जो उनका घायल हृदय था उसको थोड़ी सी राहत पहुंचती है। उन्हें लगता है कि हाँ, ऐसे गंदे लोगों में भली लड़की भी है, एक भला इंसान भी इनके घर में रहता है, ठीक है। अब लड़की के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। तो बेलो को उसके प्रति मतलब वो थोड़े इमोशनल होते हैं और अपनापन लगने लगता है। आत्मीयता अगर देखेंगे तो अपनापन उन्हें फील होने लगता है, उससे एक लगाव सा होने लगता है, ठीक है। अब दिन भर वे कठोर परिश्रम करते रहते, जोते जाते, डंडे भी खाते, मार भी बहुत खाते, ठीक है। और सूखा भूसा खाने के बावजूद भी वह छोटी बच्ची रात को आके उन्हें बड़े प्रेम से दोनों को चुपचाप एक एक रोटी खिला जाती, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, इस प्रेम के कारण वे उनका शरीर कमजोर नहीं पड़ रहा था, वे पतले नहीं हो रहे थे, वे दुर्बल नहीं हो रहे थे, ठीक है। उनके उस प्रेम ने उनके जीवन में उनको शक्ति दे रखी थी, ठीक है। अब क्योंकि बेलो ने उनके अंदर ही सहनशीलता भरे जीवन में भीतर ही भीतर एक विद्रोह भी, क्योंकि उनके दिल में एक विद्रोह भी था, क्योंकि वो बिल्कुल गया के साथ खुश नहीं थे, ठीक है। पर जब भी वो देखते थे, जब वो उस लड़की को देखते थे कि उस लड़की के साथ उन्हें एक अजीब ही कनेक्शन महसूस होता था, ठीक है। और ये जो सब विद्रोह वो विद्रोह था उनके मन में, जो गुस्सा था उनके मन में, ये दिखाता है कि उनको अपना स्वाभिमान और स्वतंत्रता कितनी प्यारी थी, ठीक है। अब आगे देखिए। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। अब ये कौन बोल रहा है? मोती। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तो उड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर इस एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाया और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों की आपस में बात हो रही है, मोती और हीरा की, ठीक है। अब वो बोलते हैं, आपस में अपनी भाषा में बोल रहा है। मोती बोल रहा है, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, अब यहाँ से भागना ही होगा, ठीक है। किसी भी तरीके से यहाँ से भागना ही होगा, अब ये अन्याय और सहन नहीं हो रहा, ठीक है। वे कहते हैं कि किसी को सींगों पर उठाकर फेंकने की योजना बनाते हैं, ठीक है। कैसे? अब हीरा, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, वो शांत था, तो उसे याद दिलाता है कि ऐसा करने से जो छोटी लड़की है जो हमें रोज रोटी खिलाती है, वो अनाथ हो जाएगी, क्योंकि किसको वो सींगों पर गिराया? गया कौन? उसका फादर। तो उससे वो अनाथ हो जाएगी, ठीक है। और वह लड़की की अपने परिवार से पहले ही वो उसकी अनाथ जैसी स्थिति है, पहले ही उसके मम्मी है नहीं और दूसरी जो मम्मी है उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको उस लड़की से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा हो गया था, तो उस लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। अब वो कहते हैं कि तो मैं मालकिन को अपने सींगों से गिरा देता, तो वो कहने लगा, नहीं, औरतों पर हमला करना हमारी जाति के धर्म के खिलाफ है, ठीक है। तो मोती अपनी विद्रोही स्वभाव में आगे बढ़ने की बात करता है, तो हीरा से सुझाव देता है भागने का, ठीक है। अब दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हम, ठीक है, हम भाग चलते हैं, ये फाइनल उपाय हम करते हैं। पर मैंने भाई कहने लगे कि इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ इतनी मजबूत है, हम इन्हें तोड़ेंगे कैसे? उसी टाइम में छोटी लड़की आती है, उनको
उसको दोनों को सहलाती है, अपना प्यार दिखाती है। ठीक है, तो वो बैल लड़की को देखकर सिर झुकाते हैं, हाथ चाटने लगते हैं। ठीक है, उससे अपना प्यार दिखा रहे हैं। और तो क्योंकि लड़की भी उस बैलों की दुर्दशा को समझ रही थी, तो उनको आज़ाद करने का निर्णय लेती है। उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि तो घर में सलाह हो रही थी कि तुम्हारी नाक में नथ डाल दी जाए। ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत, क्योंकि उनको पियर्सिंग होगी उनके नोज में, तो उनको बहुत ज़्यादा उससे पेन होगा, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो जाएगा उनके लिए। इसलिए वह चुपचाप उनकी रस्सियाँ खोल देती है और उन्हें भागने का सुझाव देती है। ठीक है, अब क्योंकि बैल भी ऑलरेडी यही चाह रहे थे, तो वे वहाँ से फटाफट भागने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, वो कहती है, तो उसने उनका घराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। ठीक है, अब आगे देखिए, हम यहाँ पर हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि इसने हमें रिहा किया तो इस पे आफत आ जाएगी, सभी इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो उसने ऐसे दिखाया कि जैसे कि वो खुद ही भागे जा रहे हैं, मतलब वो अपने आप को एक तरीके से निर्दोष दिखा दिया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब उस लड़की ने उन्हें खोल दिया तो इतने में वो जोर जोर से चिल्लाई। ठीक है, ऐसे चिल्लाई कि जैसे वो ये दिखा रही हो कि ये अपना भागे, मेरा कोई हाथ नहीं है इस पे। ठीक है, पर वो कैसे, वो भागने से पहले उस लड़की के बारे में सोच रहे थे कि अगर हम भाग गए तो सब इसी पे ही शक करेंगे कि इसी ने इनकी हेल्प करी होगी और इससे आफत आएगी। ठीक है, वो उससे बहुत प्यार करने लगे थे। पर उसी टाइम लड़की ने चिल्लाकर लोगों को आवाज दी कि बैल भाग रहे हैं, और वो उनको समझ में आ गया कि अब यहाँ से भागना ही सही है और लड़की पे भी कोई आफत नहीं आएगी। तो वो तेजी से भागने लगे। वह उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन बैल बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। ठीक है, फिर वो मदद लेते और लोगों के साथ से मदद लेता है, उनके साथ उनके पीछे भागता है। ठीक है, अब भागते भागते हुआ क्या, वह इतनी दूर निकल गए कि वो अपना रास्ता भटक गए। फर्स्ट टाइम तो वो आराम से अपने घर पहुंच गए थे, पर इस टाइम वो अपना रास्ता भटक गए। ठीक है, अब क्योंकि उन्हें भूख भी लगी हुई थी बहुत ज्यादा, तो उन्हें खेत में मटर की फसल दिखी और वो चरने लगे। पर वो क्योंकि किसी का खेत था तो ऐसे घुस के वो चले थे, तो बीच बीच में वो थोड़े से अलर्ट भी हो जाती थी, कोई आ तो नहीं रहा हमें पकड़ने मारने पीटने। ठीक है, अब हुआ क्या, जब उन्होंने खाना वो चर लिया, मटर चर लिया, उनका पेट जब भर गया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्हें डका लिया और अब उन्हें लगा कि हाँ वो अब आज़ाद है। ठीक है, वे पहले की तरह उछलने कूदने लगे, अपनी स्वतंत्रता में उत्साह में अपना वो दिखाने लगे। फिर उन्होंने खेल खेल में सींग मिलाए जैसे पहले करते थे। ठीक है, तो मोती ने अपनी ताकत दिखाते हुए हीरा को पीछे की ओर ढकेला, जिससे वो खाई में गिर गया। ठीक है, अब ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती में हल्का फुल्का, अब क्योंकि वो खाई में गिरा तो उसको गुस्सा आ गया, तो ये दिखाता है कि हल्का फुल्का मनमुटाव भी चलता है। ठीक है, हीरा ने भी मोती को चुनौती दी कि अब खेल में झगड़े की संभावना भी बढ़ने लगी इससे, क्योंकि दोनों आपस में गुस्से में आ गए थे। अब उसने उसे जो गिराया था। ठीक है, तो अब आपस में उनका भी वो गुस्सा आने लगा। मोती ने स्थिति को भांपकर झगड़े से किनारा कर लिया। उसको लग गया कि अब हीरा को गुस्सा आ गया, तो उसने वो शांत हो गया।
ये दिखाता है कि मोती जो था विद्रोही होने के बावजूद समझदार भी था, ठीक है, क्योंकि उसको वो समझ गया था कि अब उसके साथी आगे, अब उसको ये अवार्ड टॉलरेट वो नहीं कर रहा है मजाक, ठीक है, तो अब समझ जाना, रुक जाना यहीं पे सही रहेगा, ठीक है। तो वो पीछे हट जाता है। आगे देखिए, अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। ठीक है, फिर उनको लगा कि भाग क्यों न चले। फिर वो आगे से कहते, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ देता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, है ना। मेरी और झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक सांड चला आ रहा है, ठीक है। सांड भयंकर सा, बड़ा सा बहुत सांड था, वो शक्तिशाली था, ठीक है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे हाथी जैसा लग रहा है, ठीक है। तो उससे लड़ाई करना, उससे भिड़ना अपनी जान से हाथ धोने के बराबर है, ठीक है। अब इसी संकट की घड़ी में आपस में फिर से अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। तो उनको फिर एक इस रिजल्ट पे पहुंचते, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम इससे लड़ते हैं, पर दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे, है ना, यूनिटी, क्योंकि यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि वो ये देखते हैं कि सांड क्या बहुत गुस्से में, अहंकार में चूर है, तो इस टाइम वो हमारी कोई विनती भी नहीं सुनेगा, सीधा आकर हम पर अटैक करेगा। तो मोती तुरंत भागने का तो सुझाव देता है, पर हीरा कहता है नहीं, ये कायरता है, ठीक है। इस पर मोती कहता है कि अगर ऐसा ही है तो यही मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सांड तो आज हमें मार के ही मानेगा। फिर हीरा जल्दी ही उसे एक आइडिया देता है कि दोनों मिलकर सांड का सामना करते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई कि एक काम करते हैं, एक आगे से वार करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि तुम पीछे से रगेड़ना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग, मैं आगे से रगेड़ूंगा, तुम पीछे से रगेड़ना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग जाएगा। हम दोनों एक आगे से अटैक करते हैं, एक पीछे से करेगा तो शायद डर जाएगा, ठीक है। और वो कहता है कि अगर मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसाड़ देना, ठीक है। तो क्योंकि पेट में सींग घुसाड़ दोगे तो वो और डर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी तो वो भाग जाएगा, ठीक है। वो कहने लगा, योजना जोखिम भरी है, मतलब रिस्की है, ठीक है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो चलो यही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जो सांड था उसको ऐसे दो जानवरों से एक साथ लड़ने की उसको एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों ने एकदम संगठित हो गए थे, एक यूनिटी हो गई थी, तो वो एक साथ उन्होंने जब सांड पे हमला किया, तो क्योंकि उसे आदत नहीं थी ऐसे बहुत सारे शत्रुओं से एक साथ लड़ने की, वो एक ही एनिमल से एक टाइम पे लड़ने की उसे आदत थी, तो वो जैसे सोच के आया था वैसे हमला उन पर नहीं कर सका। जैसे वही हीरा पे झपटा, मोती ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि जब सांड मोती की ओर मुड़ा तो हीरा ने अपनी बारी का फायदा उठाकर उसे दौड़ा दिया, ठीक है। अब सांड लगातार कोशिश करता रहा, फिर भी एक एक करके बैलों की वो सोच रहा कि एक एक करके दोनों बैलों को गिरा लेगा, लेकिन हीरा और मोती भी समझदार थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। दोनों मित्र अपनी रणनीति में माहिर साबित हुए, ठीक है। अब सांड ने हीरा को निशाना बनाने की कोशिश की
तो मोती ने उसका ध्यान भटकाते हुए उसके बगल पर से हमला किया और अपना सींग उसके पेट में घुसेड़ा। ठीक है, सांड क्रोध में पलटा तो क्या हुआ, हीरा ने भी दूसरी तरफ से उस पर चोट पहुंचाई। अब एक एक इस बार ये संगठित हमलों से सांड कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, लेकिन पेट में चोट लगने से घायल होकर वह बेदम होकर भागा। हीरा और मोती ने अपनी जीत की, उनको लगा कि हम फाइनली जीत गए, हमारी सक्सेस हुई, तो वो यहाँ पर बड़े खुश थे। ठीक है, तो अब तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब सांड ने हमें वहीं छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गए। ठीक है, सांड ने छोड़ दिया, वो भाग गए थे, फिर वो आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें अपने घर भी जाना था। आगे देखिए, दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय, अब उनकी विजय हुई थी, यहाँ पे विक्ट्री हुई थी, उन्होंने सांड को भगा दिया, जीत गए थे, तो वो उसी खुशी में ही अपना झूमते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अबे 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में घुसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने भी उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। ठीक है, अब हुआ क्या, बड़ी खुशी में वो अपना, क्योंकि उनकी जीत हुई थी, सांड को भगा दिया था, तो चले जा रहे थे। ठीक है, तो अपनी आपस में अपनी भाषा में कहते कि बच्चा को मार डालना चाहता था वह। ठीक है, तो हीरा जो मोती का साथ दे रहा था उसकी निंदा करते हुए कहते कि गिरे हुए दुश्मन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर मोती ने अपने विचारों की ओर जोर देकर कहा कि दुश्मन को ऐसे मारना चाहिए कि वह कभी उठ ना सके, मतलब उसे तो छोड़ नहीं देना चाहिए। बच्चा यहाँ किसको कहता है, वो सांड को। ठीक है, अब यही सब अभी चल ही रही थी बात, तो उन्हें फिर से भूख लगने लगी। तो मुझे लगा सामने मटर का खेत तो है जहाँ पहले भी खाना खाया था, चलो वहीं घुस जाता हूँ। अब हीरा तो उसे मना करता रहा कि नहीं नहीं घुसते यहाँ पर, क्योंकि पहले भी सांड आ गया था, पर मोती तो सुनता नहीं था, घुस गया। अब जब वो खा रहा था मटर, तो उसने देखा कि वहाँ के जो 2 केयर टेकर थे वो भागे चले आए थे हाथ में डंडा लेकर। अब हीरा भाग नहीं पाया क्योंकि मतलब हीरा तो वहाँ दूर बाहर ही खड़ा था, तो वो तो एकदम से भाग गया, वो तो अंदर घुसा ही नहीं था। पर मोती जो खेत के अंदर घुसा हुआ था वो भाग नहीं पाया, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। ठीक है, उसे पकड़ लिया गया। अब क्योंकि दोनों मित्र थे, तो हीरा ने जैसे देखा कि वो संकट में, तो उसे वापस लौटा और उसे बचाने के लिए चला गया। ठीक है, पर इस बीच में हुआ कि दोनों ही पकड़ लिए गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। ठीक है, कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ पर मतलब दूसरों के खेत से जो मतलब जो ऐसे वाले जो जानवर होते हैं ना, जहाँ पे जिन्हें पनिशमेंट दी जाती है क्योंकि वो जबरदस्ती उसके खेत में घुस गए और नुकसान पहुंचा दिया उसके खेत को, फसल उगी हुई थी, उन्होंने उसकी फसल खाई, बर्बाद किया। तो ये कांजी हाउस ऐसी जगह होती थी जहाँ पर ऐसे लोग ऐसे जानवरों को पकड़ कर ले जाते थे और उनको खूब मारते पीटते थे, उनको पनिशमेंट मिलती थी एक तरीके से, क्योंकि कैसे तुमने हमारे खेत में घुसकर खाना खाया, तो उन्हें वहाँ पर बंद कर दिया गया। अब वो तो बहुत ही खतरनाक जगह थी। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या। तो बस इस वजह से वह वहाँ पर बंद हो गए। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना, क्योंकि दोनों ही फंस चुके थे अब बुरी तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 4th वाला क्वेश्चन अब आ रहा है, देखिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियां, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े रहते थे। कहीं तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए टाकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। ठीक है, अब हुआ क्या
कि अब वो वहाँ पर क्योंकि बंद कर दिए गए थे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब जब उन्हें यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं मिला, तो अब उन्हें गया की याद आई, जहाँ से अभी वो भाग कर आए थे, कि कम से कम वहाँ जैसी भी हालत थी, बुरी थी हालत थी, पर वहाँ पर खाने पीने को तो फिर भी सूखी घास तो मिल रही थी ना, भूसा तो मिल रहा था। और वहाँ पे और जानवर भी थे, जैसे भैंसे, बकरियाँ, घोड़ा, गधे भी थे। ठीक है, किसी के सामने, ठीक है। अब वहाँ पर और जानवर थे, जहाँ पर वो कांजी हाउस में, मतलब ये वहाँ पर और भी जानवर थे, और ये गधे, घोड़े, बकरियाँ जो उन्होंने और भी बंद किए हुए थे, उनके सामने भी कोई चारा नहीं पड़ा हुआ था, सब भूखे थे, सब भूख से बेहाल हो रहे थे और ज़मीन पर गिर पड़े थे। ठीक है, कुछ तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं अब हो पाते थे, क्योंकि शायद उन्हें बहुत दिनों से कुछ खाने को न मिला हो। ठीक है, हीरा और मोती तो अभी अभी आए थे, तो हीरा और मोती भी पूरा दिन, उनकी जो नज़र है वो फाटक की तरह उम्मीद से भरी रहती थी कि शायद कोई यहाँ से अभी चारा लेकर आएगा। ठीक है, फाटक मतलब एक बड़ा सा दरवाज़ा। ठीक है, अब भूख से परेशान होकर क्या शुरू किया उन्होंने, दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया जहाँ पर वो बंधे हुए थे। पर उससे भूख कहाँ शांत होने वाली थी। ठीक है, उसे कहाँ तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींगे दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस या चौकीदार लालटेन लेकर काजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दी और मोटी सी जो रस्सी थी उसे बांध दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा भूख से बिलबिला रहे थे, तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो कहने लगे अब और सहन नहीं हो रहा, और गुस्सा उनके अंदर भरता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि भूख उनसे अब सहन नहीं हो रही थी। तो इससे मोती ने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया कि ऐसा लग रहा है कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो हीरा से हिम्मत ना हारने का वो देता है, आश्वासन देता है कि हिम्मत नहीं हारो, कुछ उपाय निकालते हैं। तो मोती ने दीवार तोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन कमजोरी और भूख के कारण उसमें ताकत नहीं बची थी। हीरा ने मोती को ताना देते हुए कहा कि अब उसकी सारी अकड़ निकल गई। इसके बाद हीरा ने खुद ही दीवार तोड़ने का प्रयास शुरू किया। तो बाड़े की दीवार कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, इसलिए उसके नुकीले सींगों से ही वो दीवार टूट गई। ठीक है, हल्के हल्के मिट्टी गिरने लगी। अब वह बार बार दौड़कर दीवार पर प्रहार करता रहा, उसकी कोशिश से दीवार कमजोर होने लगी। ठीक है, इसी बीच हुआ क्या, कांजी हाउस का चौकीदार आ रहा था, जो अटेंडेंस लेने आ रहा था सारे एनिमल्स की। ठीक है, वो हाजिरी लेने आ रहा था, मीन्स उनके अटेंडेंस लेने आ रहा था, उन्हें गिनती करने आ रहा था कि सब अंदर हैं। ठीक है, उसने हीरा की हरकत देखकर उसे डंडों से पीटना शुरू किया और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उसने देखा ना कि हीरा तो जब सींग मार मार कर दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने उसकी हरकत देखकर उसे खूब पीटा पहले डंडों से और फिर एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिरकार मार खाई, क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का की, और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हीरा और मोती दोनों संघर्ष कर रहे हैं, उनकी हिम्मत दिखाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब मोती ने हीरा से कहा कि ऐसी कोशिश का क्या फायदा,
कि उसमें और भी बंधन में जकड़ दिया जाए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे तो उससे वो उन्हें और भी सज़ा मिल गई। ठीक है, तो हीरा ने आगे से जवाब दिया कि उसने पूरी कोशिश कर ली, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, भले ही नतीजा बुरा हुआ। मोती ने कहा कि ऐसी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारी परेशानी को और बढ़ाते। ठीक है, तो वो आगे से कहते कुछ भी परवाह नहीं है इस बात की, यो भी तो मरना ही है, ऐसे भी तो मरना ही था। पर सोचो अगर ये दीवार वाकई में टूट जाती, है ना, तो और भी जो हमारे साथ जो और भी यहाँ पे भाई मतलब जो जानवर बंधे हुए हैं वो बेचारे बच जाते, है ना। आधे तो वैसे ही बेचारे खाने के मरे पड़े हैं। ठीक है, तो कहने लगा कि इतनी हालत वहाँ पे जानवरों की खराब थी कि अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में सब मर जाएंगे। ठीक है, अब हीरा की बातों से प्रेरित होकर मोती भी क्या करता है, दीवार तोड़ने में उसकी हेल्प करने लगता है। और ऐसे वो इतनी अच्छे से वो दीवार को तोड़ने लगता है, ऐसे जोर जोर से सींग मारने लगता है जैसे किसी प्रतिद्वंदी में किसी दुश्मन से लड़ाई कर रहा हो। ठीक है, तो उसने 2 घंटे तक खूब जोर आजमाया और दीवार को उसमें सींग मारने शुरू किए। जैसे जैसे मिट्टी गिरने लगी उसका उत्साह और बढ़ता गया। ठीक है, तो और लगभग 2 घंटे मेहनत करने के बाद दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। ठीक है, उनकी दृढ़ता और सहयोग के कारण दीवार लगभग आधी गिर गई। इससे ये भी बात बताई जाती कि सहयोग और संघर्ष का भाव हो तो असंभव सी लगने वाली परिस्थिति भी संभव होने लगती है। ठीक है, अब हीरा का साहस और मोती की अंत में जगी हुई हिम्मत ये सिखाती है कठिनाइयों के बावजूद हम जब भी प्रयास करते हैं तब तक उम्मीद बनी रहती है, जब तक हम प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तब तक ऐसी उम्मीद बनी रहती है कि शायद थोड़ा सा और कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सर पर भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, तो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे आगे से कहते हैं, क्योंकि वो गधे थे ना बेचारे, उनको इतना दिमाग नहीं था। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गए तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों से आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। अब कैसी खलबली मची, ऑब्वियसली अब जब इतने सारे जानवर भाग गए तो खलबली मचेगी ना, इसके लिखने की उन्हें बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में से बांध दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही दीवार गिरी, जैसे ही वो थोड़ी सी दीवार गिरी तो अभी जो अधमरे पड़े हुए जानवर थे उन फिर से जैसे उनमें जान आ गई। तीनों घोड़ियां फटाफट एकदम तेजी से भाग निकली, बकरियां भी निकल गई, उसके बाद भैंसें भी चली गई, पर गधे बेचारे भी वहीं खड़े थे, न भागे न ही हिले। तो जब उनसे हीरा ने पूछा, भाई तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, और भाग गए, तो गधे आगे डरते हुए कहते, फिर से पकड़ लिया तो क्या होगा हमें, है ना। इस पर हीरा ने उन्हें समझाया कि अभी तो मौका है, इसका अभी फायदा उठाओ, बात की बात में देखी जाएगी। ठीक है, पर लेकिन गधों ने डर के कारण वहीं रुकने का फैसला किया। अब आधी रात बीत गई थी, दोनों गधे अभी तक सोचने पड़े थे भागना है नहीं भागना है, पर मोती को हो रहा था कि नहीं ये भाग जाए, तो मोती लगातार हीरा की रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वह असफल हुआ तो हीरा ने उसे कहा कि तुम भाग जाओ और उसे वहीं छोड़ दो, पर हीरा ने ये भी कहा कि शायद कहीं और हमारी मुलाकात हो जाए। ठीक है, तो मोती सुनकर भावुक हो गया, कहता है कि क्या हीरा उसे इतना स्वार्थी समझता है कि उसे दुख में छोड़कर भाग जाए, जैसे अभी तक साथ में रहे थे आगे भी हम लोग साथ में ही रहेंगे। ठीक है, फिर हीरा मोती को वार्न करते हुए कहता है कि लोगों को समझ आ जाएगा कि ये उसी की शरारत है ना, और उसे बहुत मार पड़ेगी। लेकिन मोती ने बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत बहुत प्राउड से कहा कि कोई बात नहीं,
चाहिए मैंने गलत किया है, पर मेरी वजह से कितने सारे जानवर तो बच गए, है ना। कुछ 9-10 जानवरों की जान तो एटलीस्ट बच गई, वो तो मुझे आशीर्वाद देंगे, कोई बात नहीं अगर मार पड़ती भी है तो इसके बाद मोती ने गधों को भी सींगों से धक्का देकर बाड़े से बाहर निकाला ताकि वे भी आज़ादी पा सकें। ठीक है, फिर वह अपने मित्र के पास जाकर सो गया, हीरा के पास जाकर सो गया, क्योंकि हीरा भी बंधा हुआ था, वह निकल नहीं पा रहा था। सुबह जैसे ही हुई तो मुंशी, चौकीदार और अन्य कर्मचारी भी आए। जब तो उसमें एकदम से भगदड़ मच गई, क्योंकि सब भाग गए थे। तो ये सब देखने में लगे कि बाकी सब लोग कहाँ गए। तो मोती को इस शरारत के लिए बुरी तरह मारा गया और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। ठीक है, फिर वो फिर फंस गए। आगे देखिए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक सुरीन भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी। ठीक है, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दरियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका दिया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। अब पूरे एक सप्ताह मीन्स पूरे 7 डेज, पूरा 1 वीक वहाँ पर बंधे पड़े रहे और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, कुछ भी बिल्कुल चारा नहीं मिलता था। और पानी भी दिन में एक बार पानी बस पिला दिया जाता था, इसी सहारे बस वो जिंदा थे। पानी के दिन में एक बार पिए जाने के सहारे वो जिंदा थे। उनकी जो स्थिति थी बहुत दयनीय हो गई थी और वे उनकी बहुत दुर्गति हो रही थी। जो उनका शरीर था उसमें से ठठरियां निकलने लगी, मीन्स हड्डियां निकल आई थी अब। ठीक है, वो इतने ज्यादा दुबले पतले और कमजोर हो गए थे। ठीक है, एक दिन बाड़े के सामने, अब बाड़ा हमें वही जो जहाँ पर ये बंधे हुए थे वहाँ पे डुग्गी बजाई गई। ठीक है, वहाँ पे मतलब एक कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा था और धीरे धीरे वहाँ 50-60 लोग जमा हो गए। दोपहर तक होते होते दोनों बैलों को बाड़े से निकाला गया और उनकी देखभाल शुरू हुई। ठीक है, अब हो क्या रहा था, उनको ऑक्शन हो रहा था वहाँ पर, मतलब उनको वहाँ पर बेचा जा रहा था। तो जो सबसे अच्छा दाम देगा वो उसको खरीद कर ले जाएगा। लोग उन्हें देखने आते, उसकी दयनीय स्थिति पर सोचते और निराश होकर लौट जाते। कोई भी उनकी दुर्गति देखकर उन्हें खरीदने का इच्छुक नहीं था, कोई भी उन्हें नहीं खरीदने वाला था। ऐसे मरे हुए बैलों को, ऐसे हड्डियां निकले हुए बैलों को कौन खरीदना चाहेगा। क्योंकि तभी एक कठोर चेहरे वाले एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। ठीक है, दाढ़ियल आदमी मीन दाढ़ी थी उसकी, लाल लाल उसकी आंखें थी और रुपए पैसे उसकी निर्दयता का परिचय दे रही थी। ठीक है, और वो बहुत कठोर लग रहा था। उंगली मार मार कर देखने लगा। ठीक है, वो दोनों के कूलों में उंगली मार मार कर देखने लगा। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर हीरा और मोती के दिल अंदर से कांप गए। जैसे उनको अंतर्ज्ञान, उनको ज्ञान अंदर से उनकी आवाज आ रही थी उनके मन से कि ये कोई कठिनाई का अंदाजा हो रहा था कि शायद हमें इसके साथ जाना पड़ सकता है। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखा और मानो अपने दुख साझा कर रहे हो और फिर निराशा से सिर झुका लिया। ठीक है, हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने इस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हाल में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई चलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब,
किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हीरा और मोती आपस में बात जब कर रहे थे कि उनके जीवन की कठोर सच्चाई है कि उनके ऊपर कोई बहुत भी बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, हीरा पछतावे के स्वर में कहता है कि वह गया के घर से नाहक भागे थे, ऐसे ही भाग गए, नाक में से फालतू में ही भागे, है ना। अब जान बचाने ही मुश्किल हुई पड़े। कितनी दिनों से उनको ये प्रॉब्लम चल रही है ना कि वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कैसे बचे, क्या करें, है ना। तो उन्हें अब उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों भागे वहां से। तो मोती आगे से कहते हैं कि भगवान के न्याय पे सवाल उठाते कि अगर भगवान सभी पर दया करते तो उन पर क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। तो आगे से कहता है चलो अच्छा ही है ना। उसको ये लगा कि चलो एक शांति से भाव में हीरा कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनकी हर चीज मांस खाल सींग हड्डी किसी ना किसी के काम तो आ ही जाएगी, है ना। कोई बात नहीं, भगवान ने भी हमारे लिए कुछ सोचा हुआ होगा। फिर वो उस लड़की को याद करते हैं जो गया की बेटी थी कि एक बार पहले भगवान उस लड़की के रूप में आए थे, उन्होंने जान बचाई थी क्योंकि उसने उन्हें रिहा किया था ना, वहां से भागने में हेल्प की थी। शायद इस बार भी बचा लें, है ना। पर वो ये कहते हैं, आगे से ये भी कहते हैं कि ये आदमी छुरी चलाएगा, मतलब ये आदमी निश्चित रूप से हमारे ऊपर छुरी भी चलाएगा। छुरी मीन्स चाकू होता है। ठीक है, अब नीलाम होने के बाद जब दोनों बैल उस दरियल के साथ चल रहे तो उनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी ना, अधभरे से हुए। तब भी वो उसके साथ भागे चले जाते क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे तो वो बहुत जोर से डंडा मारता था। ठीक है, वो आदमी बहुत ही ज्यादा कठोर था, उनको जोर से डंडा मारता था। ठीक है, जब वो रास्ते में देख चल रहे थे तो उन्हें रास्ते में गाय बैलों का झुंड दिखा जो हरा भरी खेत में चल रहा है, घास खुशी खुशी घास चल रहा है। सभी जानवर बहुत खुश हैं, स्वस्थ है, कोई उछल रहा है, कोई आराम से बैठकर चारा चबा रहा है। उनका जीवन कितना स्वतंत्र उस टाइम पे लग रहा था। ठीक है, तो ये दृश्य देखकर हीरा और मोती मन में उनके ख्याल आते हैं कि इन जानवरों का जीवन कितना सुखी और निश्चित है ना। लेकिन साथ में वे कितने स्वार्थी भी है, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई मतलब ये दोनों हीरा और मोती की बिल्कुल भी खुश नहीं है, कितनी मुसीबत में पड़े हुए और कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा कि इनकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जानवरों की पीड़ा, उनकी असहायता, ठीक है, और मनुष्य का जो स्वार्थ होता है उन लोगों से हमेशा निकालने का, कि काम निकालने का, वो सब दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उसे उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, वही यही कुआं है। तो अब उन्हें एकदम से अपना जाना पहचाना रास्ता दिखने लगा। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थाने पर चलो, वहीं से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुख होकर बछड़े की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आकर खड़े हो गए। दरियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब जब वो चल रहे थे तो उन्हें एकदम से ये ऐसा लगा, इधर रियलाइज हुआ कि ये तो रास्ता जाना पहचाना लग रहा है ना। तो उन्हें समझ में आ गया कि वही खेत, वही बाग, सब देखा, उनका देखा भाला था और वही गाँव उन्हें नजर आने लगा। ये सब वो पहले देख चुके थे। ठीक है, तो जैसे ही उन्हें देखा कि हाँ ये तो हमारा जाना पहचाना रास्ता है, तो उन्हें एकदम से उनके अंदर बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति आ गई। उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी एकदम से दूर हो गई। जैसे उन्होंने अपने खेत को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हीरे ने कुएं को देखकर पहचान लिया था कि यही हमारा कुआं है जहाँ वे पानी खींचते थे। ठीक है, मोती ने खुश होकर कहा कि बस अब घर पास ही है। हीरा ने इसे भगवान की दया माना। ठीक है, तो दोनों एकदम से, फिर मोती ने तुरंत वो अपने कहा कि चलो अब घर भागने का टाइम आ गया। लेकिन हीरा उसे बताता है कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी के उसे ऐसा करने देगा। तो मोती ने एकदम उससे कहा, एकदम साहस से कहा कि दरियल को मैं मार गिराता हूँ। लेकिन हीरा ने समझदारी दिखाया, सुझाव दिया कि चलो अपने थान, मतलब जहाँ उनकी जो जगह है, जहाँ उन्हें बांध कर रखा जाता था, जो उनकी जगह थी एग्जैक्टली, मतलब
झूरी के घर में, वहाँ पर भागते हैं, वहाँ से वे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दोनों बैल खुशी खुशी से छोटे छोटे बछड़े उछलते कूदते चलते ना, वैसे अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने थान को पहचान लिया था, वहाँ पहुँच गए, वे खड़े हो गए। इसी बीच दड़ियल भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था, लेकिन दोनों मित्र अपने घर की ओर दौड़ने में इतने खुश थे कि उन्हें अब इस बात की भी चिंता नहीं की थी कि शायद दड़ियल का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि एक तरीके से उन्हें झूरी पर बहुत विश्वास था कि अब वो हमें बचा लेगा। ठीक है, अब देखते हैं। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखता ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। ये तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मीन्स क्या अधिकार है। ठीक है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये ऐसा उसने बोला झूरी ने। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। बड़खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल खूब खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। ठीक है, मतलब उसको बिना मारे फिर नहीं छोड़ता अगर उसे पकड़ता। अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब ये लास्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, झूरी अपने घर के जब द्वार पे अपने दरवाजे पे बैठा धूप सेक रहा था, सर्दियों का टाइम होगा, तभी उसने अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को आते देखा। वे खुशी से दौड़कर उनके पास गए और उन्हें फटाफट गले लगा लिया। ठीक है, हीरा और मोती भी बहुत खुश थे। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मोती खुशी के मारे झूरी के हाथ चाटने लगा, लेकिन उनकी खुशी में एकदम से पीछे से दड़ियल वहां पहुंच गया और बैलों की रस्सियां पकड़ने लगा। उसने कहा कि ये मेरे बैल हैं। मैंने मवेशी खाना मीन्स जहाँ पशुओं को बंद करके रखते हैं और बाद में उन्हें वहां से बेचते हैं, तो ये वहीं से उन्हें खरीद कर ला रहा था। ठीक है, इस पर झूरी कहते हैं ये मेरे बैल हैं और किसी को मेरे बैल नीलाम करने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं नहीं बेचूंगा कोई इसे नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो दड़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी तो पैसे देकर उन्हें लाया था, लेकिन तभी मोती ने अपनी ताकत दिखाते हुए सींग से उसे पीछे धकेल दिया। दड़ियल डरकर भागने लगा और मोती उसे गांव के बाहर तक दौड़ाता रहा। दड़ियल ने गुस्से में पत्थर फेंके और गालियां दी, लेकिन मोती बिना डरे विजय योद्धा की तरह वहां खड़ा रहा, उसका रास्ता रोके। गांव के लोग ये तमाशा देखकर हंस रहे थे। फिर फाइनली क्या होता है, दड़ियल को हार मानकर वापस लौटना ही पड़ता है। जब मोती इतना ज्यादा उसका वो करता है, उसको बहुत ज्यादा डिफेंड करता है अपने आप को। ठीक है, अब मोती करते हुए विजेता की तरह गांव में लौटा। हीरा ने मोती से कहा कि उसे डर था कि गुस्से में आकर दड़ियल उसे मार न डाले, पर मोती ने कहा, ऐसे कैसे दड़ियल उसे पकड़ता? अगर दड़ियल उसे हाथ लगाता तो क्या उसे छोड़ देता? ठीक है, तो झूरी ने अपने बैलों को नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भरकर अच्छे से दिया और उन्होंने खुशी खुशी खाया। दोनों मित्रों ने खाने में जुट गए और ये दृश्य देखने के लिए गांव के बच्चे फिर से इकट्ठे हुए और पूरा गांव खुशी से सरोबार था, क्योंकि वो जब से वो दोनों भी गए थे तो गांव में भी उतनी खुशी नहीं थी। ठीक है, उसी समय झूरी की पत्नी भी वहां आई और दोनों बैलों को एकदम दोनों बैलों के माथे पे जाके चूम लिया। ठीक है, क्योंकि वो भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। जो पहले उनसे चिढ़ती थी उस टाइम पे वो भी बहुत खुश हुई। तो ये उस टाइम पे स्नेह, अपनत्व और खुशी का वो प्रतीक था। वो सारी जो भी सिचुएशन उस टाइम पे हो रही थी, और इस पूरे घटनाक्रम को एक सुखद अंत यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर हमारी ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है,
तो अब ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। थैंक यू।